नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा रही है। रोजगार को लेकर राजनीतिक दल भी पीछे नहीं रहते, जिस पर सियासत भी खूब होती है। इस साल अप्रैल में देश की बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर 7.7% हो गई है, जो मार्च में 7.6% थी। हालांकि ये बढ़ोतरी चिंता की बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ ही लेबर पार्टिसिपेशन रेट और रोजगार दर में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एलपीआर मार्च के 40.8% से बढ़कर अप्रैल में 42.1% हो गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है। और इसी तरह रोजगार दर भी 37.6% से बढ़कर 38.99 हो गई है। इसका मतलब है कि कामकाजी उम्र की बड़ी आबादी ने रोजगार की तलाश शुरू की और उन्हें नौकरियां भी मिली हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं और अप्रैल में कुल 1.43 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिला है, जिनमें से 1.2 करोड़ ग्रामीण इलाकों से थे। इनमें से ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र की थी। ग्रामीण निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नौकरियां जुड़ी। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7% से बढ़कर 7.5% हो गई, क्योंकि काम की तलाश करने वालों की संख्या ज्यादा थी। वहीं शहरी बेरोजगारी दर घटकर 8.2% हो गई। अप्रैल में ग्रामीण और शहरी रोजगार के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला। वहीं देश में लंबे समय से एलपीआर कम रहा है। ऐसे में ये उछाल सकारात्मक संकेत है। 15 साल या अधिक उम्र के लोग कामकाजी आबादी में आते हैं। अप्रैल के दौरान रोजगार पाने वालों की संख्या पिछले महीने के मुकाबले 3.4% तक बढ़ी है, जो असामान्य बढ़ोतरी है। और इससे पहले अगस्त और दिसंबर 2023 में ऐसी बढ़ोतरी देखी गई थी। ये आंकड़ा बताता है कि अप्रैल में रोजगार के अवसरों में बड़ा उछाल आया है। तो देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण भी है। बेरोजगारी दर की जब बात आती है तो रोजगार के अवसर कैसे होंगे, कितना डिफरेंस आएगा, ये सारी बातें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यदि अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या बढ़ी है और यदि ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार पाने और तलाशने वालों की जो बात है अब 5 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो कितना डिफरेंस आएगा। यदि 5 साल की बात करें तो 14%, यदि घटी है तो यदि बेरोजगारी बढ़ी है तो क्या रोजगार भी उस हिसाब से कहां पर आता है और कितना इसका डिफरेंस है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शिवम शुक्ला, बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे समर सिंह। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवम जी आपसे करूंगी। क्या लगता है, जिस तरीके से बढ़ी बेरोजगारी, बढ़ा रोजगार, अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात हो रही है, कुछ डिफरेंसेस की बात भी हो रही है, किस तरह से आप लेते हैं? देखिए राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो आंकड़े निकल करके सामने आते हैं, समय समय पर पीरियोडिक लेबर फोर्स भी सर्वे करता है और इस प्रकार के स्वतंत्र तरीके से भी चीजों की किया जाता है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि मध्य प्रदेश और देश में तकरीबन हर सेक्टर में आज रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश और केंद्रीय हमारी सरकार के जो साझा प्रयास हैं, तो उसके परिणाम पूरी तरीके से आज जमीन पर सामने आ रहे हैं। और यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश एक जो बेहतर दिशा में जा रही है उसको रेखांकित करने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान को संभाला है, लगातार रोजगार संवर्धन के लिए, निवेश की दिशा में, रोजगार के प्रोत्साहन की दिशा में कदम उठाने के काम किए हैं। तो उनके जो सत्प्रयास है वो जमीन पर भी चरितार्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो, इन्वेस्टर मीट हो, ग्लोबल रीजनल समिट हो, और इस प्रकार से विदेशों में भी जाकर के जिन्होंने डायलॉग करने का प्रयास किया, उसके परिणाम हमें जमीन पर देखने को दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी तो यह शुरुआती स्तर पर है। जब चीजें आने वाले वक्त में मटीरियलाइज होंगी, उनका जो विजन है, उनका जो इंटेंट है जमीन पर साकार होगा, तो ये तमाम चीजें और ज्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कहीं न कहीं एक बेहतर जो द्वार खुल रहे हैं संभावनाओं को, उसको स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकार का, अगर आप शॉर्ट टर्म में जो इसमें उपलब्धियों को देखें तो वह भी दिख रही है। और इसके साथ ही साथ जो पिछले 5 वर्षों में सबसे ऊंचा लेबर पार्टिसिपेशन अप्रैल 2024 में हमने सुनिश्चित किया है, जो 42.1 रहा है, जो स्पष्ट संकेत है कि अधिक लोग रोजगार में या उसकी तलाश में सक्रिय हैं। और यह एक जो आत्मविश्वास का जो माहौल मध्य प्रदेश में बना है और जो अवसरों की संभावनाएं बढ़ी हैं, दोनों चीजों को दिखाता है। और अप्रैल 2023 में जो बेरोजगारी दर तकरीबन 8.5% थी, वह घट करके अप्रैल 2024 में 7.5% थी। यह हमारी नीतियों और उसकी जो एक सार्थक और सकारात्मक दिशा है उसका भी परिणाम है।
तो स्वाभाविक तौर पर यह तमाम चीजें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वह शहरी क्षेत्रों में है। गांव में की जो रोजगार की मांग है उसमें एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 25 से 35 वर्ष के युवाओं की जो रोजगार की एक डिमांड है उसमें लगभग 7 से 22% की वृद्धि देखी गई है। और जो कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में है, यह आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हमारी सरकार की हैं उसकी भी एक सफलता है। और रोजगार के साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11.2% मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसमें निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्थायी रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसमें निकल करके सामने आ रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती रही थी। उनका जो पिछले वित्तीय वर्ष में पार्टिसिपेशन था 5.1%, वह बढ़ करके 5.7% हो गया है। तो नारी सशक्तिकरण की जो विकास में आधी आबादी है उसकी भागीदारी, अभी भी हम मान रहे हैं कि आंकड़ा बहुत नीचे है और इसको तकरीबन 50% तक ले जाने का हमारी सरकार का प्रयास है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटेंट है, जिस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वह चीजों को बहुत आगे ले जाने में स्थापित होगा। तो जो पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने बुनियादी ढांचे में काम किया, चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया में निवेश है, उसका प्रतिफल ये जमीन पे दिख रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक अपना विजनरी पूरा प्रदर्शन किया है उसका भी यह परिणाम है कि आज हम इतने सार्थक परिणामों को लेकर के सामने आ रहे हैं। ठीक है समर जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एक तरफ है बेरोजगारी घटी है, अगले 5 साल में यदि हम रोजगार में ग्रोथ देखते हैं, कई ऐसे 5 बड़े कारण हैं जो आज बहुत सारा पढ़ा देखा गया, उसके बाद लगा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्चुअल स्थिति आप कैसे देखते हैं? देखिए जो आंकड़े हैं, हम अब ये सब पे सवाल उठाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन असल में जो स्थितियां परिस्थितियां हैं या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस कैसे लेती? समर जी म्यूट किया, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, एक मशहूर पत्रकार ने कहा था कि आंकड़ों में और अंग्रेजी में इंडिया डेवलप, ये जो लेबर पार्टिसिपेशन रिपोर्ट इन्होंने दी है ये आंकड़ों की जादूगरी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपसे राखी जी जानना चाहूंगा और मेरे मीडिया पैनलिस्ट दोस्त से जानना चाहूंगा कि लेबर पार्टिसिपेशन रिपोर्ट जो है वो बनती कैसे, उसे निकाला कैसे जाता है, गणना का तरीका क्या है? मैं बताता हूँ क्या गणने का तरीका है। वीकली, अगर एक हफ्ते में किसी को 1 घंटे का रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। 1 महीने में किसी को 1 दिन का रोजगार मिल रहा है तो मासिक बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। और 1 साल के अंदर किसी को अगर 1 महीने का रोजगार मिल रहा है तो वो वार्षिक बेरोजगारी नहीं, ये आंकड़े हैं। लेकिन 1 दिन में अगर एक व्यक्ति को, मतलब 1 हफ्ते में एक व्यक्ति को 1 घंटे का भी रोजगार मिलता है तो क्या आखिर जी आपको लगता है कि उसका घर चलाने के लिए और इस प्रकार से महंगाई है वो काफी रहेगा? स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों के ऊपर वो व्यय कर पाएगा? तो ये गणना की जो है जादूगरी है, ये हवाई घोड़े दौड़ाए जा रही है सरकार। लेकिन आप धरातल की स्थिति देखिए कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार जो है राशन दे रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये सवाल बनता है। महिला सशक्तिकरण की मेरे मित्र ने बात करी, तो करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं कौन है जिनको 1225-50 रुपए के लिए वो पूरे महीने उस तारीख का इंतजार करती हैं? तो कुल मिला के ये है कि सरकार झूठ बोलती है। सरकार के पास में आंकड़ों इस जनता को देने के लिए आंकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक की बात करें कि आप बोलते हैं कि हम 4th या 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, अरे जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो आप तीसरी बन जाओगे, और बढ़ा लोगे तो दूसरी बन जाओगे। पार्टिसिपेशन ही आपका उतना रहेगा ना। लेकिन जहां तक की बात कॉम्पीट किससे कर रहे हैं, अमेरिका से, चीन से आप करने की बात करते हैं, वहां पर प्रति घंटा जो है जो मजदूरी का दर बोलते हैं जिसको, वो $28, $30, $35 के आसपास है। आप कॉम्पीट कर सकते हैं? क्या मिलता है भारत के अंदर एक मजदूर को, एक रोजगार में पाने के लिए व्यक्ति को? आप देखिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स के अंदर अगर जो इनकी घटना है तो उसके अंदर आप देखिए कि एक पर्याप्त उसको धन उपार्जन की संभावना भी नहीं रहती है। और दूसरी बात यह है कि आप IIM, IIT, IIM देख लीजिए। अब इससे बड़ी तो कोई संस्था नहीं है देश के अंदर जहां से बड़े बड़े जो है कंपनियों के CEO निकले, पूरे देश में, विश्व में फैले हुए हैं। अब वहां पर ही अगर जो है 100% लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो आप स्थिति देख लीजिए भारत की क्या करती है इन्होंने GST और नोटबंदी के बाद में। और जहां तक की बातें, जब IIT, IIM के अंदर 100% रोजगार छोड़ दीजिए, बच्चों को जो पैकेज मिल रहे हैं ना, वो सिम बेचने वाले और प्लॉट बेचने वाले लोगों से कम मिल रहे हैं। मतलब 2 लाख 3 लाख का पैकेज IIM, IIT करके।
तो ये स्थिति भारत की हो गई है। लेकिन आंकड़ों पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देखिए, अगर आपके आंकड़े जो सही हैं और व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, तो या तो व्यक्ति अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रहा है, तभी वो बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं। आप देखिए कि विश्व के अंदर 150वें नंबर पे आप पहुंच गए, 182 183 देशों की फहरिस्त में आप 145वें या 55वें नंबर पर है भूखमरी में। तो कैसे पहुंच गए आप? इसका जवाब लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ जनता के सामने आंकड़े रखे जाते हैं, आंकड़ों की जादूगरी की जाती है, आंकड़ों के घोड़े दौड़ाए जाते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति पे भारत की और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत जर्जर है। ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी इसी देश में रहते हैं, आप भी इन सब चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे। ठीक है शिवम जी, एक जो पॉइंट समझ में आया या जिस पर सवाल उठाया गया वो महत्वपूर्ण ये था कि ये जो आंकड़े हैं इनकी गणना कैसे होती है। मैं उस चीज़ पर इसलिए आई हूं क्योंकि अमूमन जब इस पर सवाल उठता है तो फिर देखना पड़ता है क्राइटेरिया क्या है। जिस क्राइटेरिया के हिसाब से समर जी अपनी बात को रख रहे हैं उस क्राइटेरिया से क्या ये आंकड़े सही होंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में एक बात और कही थी, सवाल उठाना मकसद नहीं होता, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी होती है कि असल में हम कहाँ हैं। हम पीछे हैं तो हमें कितना डेवलप करना है, यदि हम डेवलप हैं और ये कहा जा रहा है कि आंकड़े गलत हैं तो हमें उसकी भी क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। देखिए राखी जी, स्वाभाविक तौर पर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है वह भारत सरकार का जो ये स्टैटिस्टिक्स का जो विभाग है उसके द्वारा कराया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वो समय समय पर इस प्रकार के सर्वे करता है। और यह मुख्य रूप से 30 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट ये लोग करते हैं, इसके साथ ही साथ वर्क पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जिसमें अलग अलग रूरल और अर्बन क्षेत्र में अलग अलग इसके आंकड़े दिखाए जाते हैं। जेंडर बेस्ड इसको किया जाता है और विभिन्न जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके बीच क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको भी इसको लगातार मैच किया जाता है। और इसकी एक एनुअल रिपोर्ट है, वह जुलाई और जून के महीने में आती है, और क्वार्टरली रिपोर्ट हर लगभग तिमाही स्तर पर यह लगातार इसको किया जाता है। और इसमें मल्टी स्टेज जो एक पूरा रैंडम सैंपलिंग की जाती है और लगातार उसको कुछ तरीके से चिन्हित करने के अपने प्रावधान है, डाटा कलेक्शन की अपनी एक पूरी विधा है, और तकरीबन लगातार इस सर्वे को लेकर के एक तय जो क्राइटेरिया और पैमाना है वह स्थापित किया गया है और उसकी बहुत ही ज्यादा ख्याति भी है और स्वीकार्यता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारी सरकार के सब प्रयासों का परिणाम है कि आज ही आप देखिए भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और अब हम चीन और अमेरिका के बाद जर्मनी से ही मात्र पीछे हैं। तो आने वाले वक्त में इस बात की भी उम्मीद है कि इस कार्यकाल में ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम प्रतिस्पर्धी जो एक वैश्विक दुनिया है उसमें हमारा मुकाबला चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के दो सबसे ताकतवर आर्थिक देशों के साथ रहेगा। तो भारत तो लगातार उस दिशा में और एक गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो स्वप्न 2043 तक विकसित भारत का हम देखते हैं वह बहुत तेज गति से हम आगे जाते हुए देखेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मध्य प्रदेश की सरकार ने आप देखिए वर्तमान जो वर्ष है उसको उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने लगातार उस दिशा में काम भी किया है, अभियान चलाए हैं, दुनिया भर के उद्योगपति देश में आए, और हम जो जातियों पर आधारित एक विकास का मॉड्यूल था उसको निकाल करके हमने उसको 4 प्रमुख वर्गों पे स्थापित किया, युवाओं का, गरीबों का, किसानों का और महिलाओं का। तो उसका यह परिणाम है कि आज हर वर्ग तक जो एक लाभ कंसंट्रेटेड रूप में पहुंचना चाहिए उसको पहुंचा पाने में सरकार सफल हो गई है। मेरा युवा मध्य प्रदेश पोर्टल के माध्यम से सरकारी योजनाओं, कैरियर, मार्गदर्शन, कौशल विकास, रोजगार, हर क्षेत्र में युवाओं को लगातार हमारी सरकार एक प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत हमने उनको एनरोल किया, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस चीज में गति प्रदान कर रही है, और विकास परियोजनाओं के माध्यम से जो अधोसंरचना के विकास के क्षेत्र में लगातार अवसर बढ़ रहे हैं वह भी इसके पीछे जिम्मेदार है। और उपरोक्त चीजें कहीं ना कहीं लगातार जो इस प्रकार का पूरा एक संकल्प है वह उसको दर्शाती हैं। देखिए शिवम जी, क्योंकि समर जी बीच में मुस्कुरा रहे थे, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि कुछ ज़्यादा ही ऐसे
बातें कही गई हैं जो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है ना जिस पर बहुत ज़्यादा गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम कह दें बेरोज़गारी घट गई, हम कह दें रोज़गार बढ़ गया, हम कह दें इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट हो गया, ये सब आंकड़े हैं और ये सब आंकड़े ही बताते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये एक ऐसा विषय नहीं है कि मैं कुछ कह दूंगी या समर जी कुछ कह देंगे या आप कुछ कह देंगे। इसलिए बहुत गंभीर एक चर्चा थी कि एक्चुअल हम चीज़ों को निकालने की कोशिश करें। यदि वो प्लस है तो प्लस है, यदि वो माइनस है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं बार बार इस चीज पर आती हूँ। समर जी, आप मुस्कुराए क्यों? आप तो ऐसे मुस्कुराए थे जैसे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली बात कह दी शिवम जी ने, जबकि वो तो चौथे नंबर पर आ बिल्कुल गए थे। सही बात है। बिल्कुल, मैं इसीलिए हंसा कि हम बहुत दूर नहीं है पहली अर्थव्यवस्था बनने में। आप इस बात को मानिए। देखिए, अगर अमेरिका की जो जनसंख्या 34 करोड़ है और हमारी जो जनसंख्या है वो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति $1,00,000 कमाता हो और भारत में वही व्यक्ति जो है वो $30,000 कमाता हो, तो आप इस हिसाब से देखिए कि हम पहली अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। अरे गणना ऐसे ही करनी है तो हम जो है जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान दें और अपने आप एक दिन हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन क्या मैंने जो प्रश्न उठाया कि भुखमरी आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, आप सुरक्षा देख लीजिए, आप आर्थिक सुरक्षा देख लीजिए, आप सामाजिक सुरक्षा देख लीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, कहाँ पर हम लोग हैं ये बताने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। ये आप और जो बाकी लोग हैं, शिवम भाई भी देखते होंगे इन सब चीजों को, लेकिन वो बोल सकती है। हम बोल सकते हैं क्योंकि हम जो दिख रहा है उसको उसके लिए आंख बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश से जुड़ा मुद्दा है और इस देश के लिए जो है पार्टी ने लोगों ने हमें चुना है, भले विपक्ष के लिए चुना हो। आप देखिए कि किस प्रकार से आंकड़ों के अंदर सारी बातें हो जाती है, लेकिन क्या ये सरकार जो है खाने के लिए आदमी को पेट भरने के लिए आटा की जरूरत होती है, सरकार हम हमेशा जो है वो डाटा दे देती है कि ये पकड़ो और खुश रहो। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे एक गर्त की तरफ जा रही है वो किसी से छुपा नहीं है और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब इनकी खोखली योजनाओं के चलते ये देश को पूरा तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपने तुगलकी फरमानों के की जो है फहरिस्त इस देश के अंदर लगाती हो, भले जीएसटी हो, भले नोटबंदी हो, तो इतनी सब चीजें करने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं भर रहा है। इनकी हो सकता है कि इनके कार्यक्रम बहुत सारे इन्होंने करे, लेकिन एग्जीक्यूशन का हमारा प्रश्न रहा है कि आपने एग्जीक्यूशन किस प्रकार से किया है। या तो आपका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को रोजगार मिला है, तो उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप बोलते हैं कि कितने जो प्रतिशत आपने बताया कितने प्रतिशत जो है रोजगार बढ़ा है, बेरोजगारी कम हुई है, तो वो 35,000 बच्चे को ने जो पिछले 2 महीने के अंदर रोजगार विभाग के अंदर जो ऐड हुए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि 1 लाख जो है वो बेरोजगार है इस देश में, प्रदेश में, माफ कीजिएगा। लेकिन अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को हम लोग देखें तो 1 करोड़ से ऊपर जो है वो आंकड़ा निकल कर आएगा। सर्वे करने की आप सर्वे करा, हमने आपने सर्वे जिस भी टेक्निक से करा, जिस भी साइंटिफिक तरीके से करा, पूरा माना जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब चीजें आंकड़ों का संलग्न को जो है लेकर आना, बाहर निकालना, जनता के सामने रखना, इससे जो है देश का प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। आपको योजना इस प्रकार से लानी पड़ेगी जिससे जो है हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। आप देखिए कि अब हमारे भाई ने कहा कि हम जो है वो रोजगार का वर्ष बनाएंगे और जो भी आपने कहा, तो आप देखिए कि वो बेरोजगार इन्वेस्टर कौन थे जो एक आदि जो शाम हुई जैसे ही जीआईएस में तो थाली लूटने लगे थे। और अनिल अंबानी जी की कंपनी से सुनने में आ रहा है कि जमीन वापस ली जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो पौधे पैर जा रही हैं। तो ये सब क्यों? अगर आपके इतने प्रयास करने के बाद भी अगर वो यहाँ की स्थिति देश की प्रदेश की नहीं बदल रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि आपके प्रयासों में कमी है और प्रयासों की दिशा में भी कमी है, क्योंकि जो है दिशा बहुत जरूरी है। राजीव जी, आप फोर्स का, फिजिक्स का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने सुना है और पढ़ा है कि जो है फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, या तो आप जो है दिशाहीन जो है वो मेहनत की जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का ध्येय जो है वो लोगों की जो है भलाई है, बेरोजगारों की भलाई है, प्रदेश की जनता की भलाई है, या जो सत्ता के माध्यम से मलाई चाटने की जो इनकी मंशा है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हम उठाते हैं हमेशा। ठीक है शिवम जी,
जितनी बातें हो रही हैं, जितने पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, मुझे लगता है एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर युवाओं की बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर ले, ये वो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसके बाद ये कहा जाता है कि स्थितियाँ सुधरी हैं। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि स्थितियाँ बहुत खराब हैं या खराब थीं। डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट पर आगे बढ़े हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते यदि कोई पॉइंट्स आता है, यदि कोई बात आती है, उसको कितना वेलकम करते हैं, उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। देखिए राखी जी, अगर कोई चीज समालोचना के भाव से और हमारी सरकार का उस दिशा में ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य के साथ जनता की बेहतरी के लिए विपक्ष की ओर उठाई जाती है, तो उसको तो सरकार लगातार अपडेट अपने पॉलिसी में करने का प्रयास करेगी। लेकिन कोई चीज अगर सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए की जाए, अगर कोई सकारात्मक काम हो रहा है, प्रदेश की बेहतरी हो रही है, विकास के क्रम में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए विरोध किया जाए, तो सरकार उसका मुखर होकर के विरोध भी करती है। यह दोनों चीजें बहुत स्पष्टता के साथ हमने करने का काम किया है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शिवम जी, अब जो एक्चुअल आंकड़े अभी हैं उसके लिए क्या अगला कदम होगा, क्योंकि यहाँ स्थिति ऐसी आ रही है कि बढ़ी बेरोजगारी और बढ़ा रोजगार और बढ़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, मतलब सब बढ़ा ही बढ़ा है। आप समझ रहे हैं उस चीज को? तो बेरोजगारी यदि बढ़ी है तो फिर रोजगार कैसे बढ़ा है, और यदि रोजगार बढ़ा है तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ी है। इस लाइन को समझिएगा। अब इसको बहुत क्लियर आउट करने की जरूरत है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर, देश तो है ही। देखिए, लगातार एक बात आप समझ लीजिए कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि तमाम चीजों को एक पेज पर ले आकर के सुनियोजित किया जाए, तो सरकार उस दिशा में नीतिगत निर्णय लेगी और लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको और ज्यादा बल और गति प्रदान करने के लिए भी जो आवश्यक कदम उठाने की जरूरत समझ में आएगी, सरकार उस दिशा में भी काम करेगी। यह तो बहुत ही समग्र और कहीं न कहीं एकीकृत प्रक्रिया के तहत इस पूरी चीज को संपन्न किया जा रहा है और बहुत स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ इन चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा समर जी, एक जो बात है यहाँ पर, रोजगार जिनको चाहिए और जाहिर तौर पर जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, होनी चाहिए, लगातार उन चीज़ों को बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कितना डेवलपमेंट आने वाले समय में देख सकते हैं, या अभी जो एक बात हो रही है कि बेरोजगारी यदि बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ता, तो उसके पीछे बहुत सारे सेगमेंट काम करते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कितना इसका एक महत्व मानते हैं आप? देखिए, आपने कहा कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ता है, तो एक काम कीजिए, पूरे देश को हम लोग बेरोजगार कर देते हैं तो करोड़ों रोजगार आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बेरोजगारी का जो तोड़ है या बेरोजगारी का जो एक सॉल्यूशन है वो रोजगार है, और रोजगार सृजन करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की होती है। यहाँ पर ब्रेड बटर एंड सारी चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार भले डायरेक्टली ना हो, प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो है। और जहां तक की बात आप कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, होटल सेक्टर के अंदर जो बढ़त हुई है, आंकड़े मेरे ख्याल से पिछले पुराने हैं। अभी जो नए आंकड़ों के साथ देखें तो मैं बैंकों के अंदर मेरे कई मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि होटल जिस सेक्टर में जहां उसमें रेड फ्लैग लग गया है, मतलब रेड फ्लैग का मतलब समझिए कि होटल जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अब लोन जो है आसानी से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। आप समझिए, ये सरकार कहती थी कि महाकाल लोक, ओरछा का निर्माण, ओमकारेश्वर का निर्माण, इतने बड़े बड़े आपने कॉरिडोर बनाने की आप बात कर रहे हैं, आपने होटल बनाए, आपने माफ कीजिएगा कॉरिडोर बनाए, वहां के होटल व्यवसायियों को कुछ समय के लिए फायदा भी हुआ, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि जो है ये जब रेड फ्लैग कैसे आ गया बैंकों की तरफ से, वो रेड फ्लैग इसलिए आया है क्योंकि आपने आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब ध्वस्त कैसे करा है? प्राइवेटाइजेशन इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। पहले रेल में आप देखिए, अब रेलवेज के अंदर, माफ कीजिएगा, एमपीबी के अंदर जो है वो सरकारी रोजगार हुआ करते थे, आपने उनको खत्म कर दिया। अब जब प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो एक व्यक्ति विशेष की कंपनी बनती है और सबसे ज्यादा मुनाफा जो रहता है वो कंपनी के पास में जाता है, जो पहले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इस प्रकार से आपकी नीतियां जो है वो गलत है। आपकी जो नीतियां हैं वो जो है पूंजीवाद, याराना पूंजीवाद की तरफ चली गई। इस कारण से देश का जो है वो बंटाढार हो रहा है।
ठीक है, चलिए मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसा विषय है जहां रोजगार की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात होगी, देश हो या प्रदेश हो, इसको आंकड़ों पर तो जाते ही हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ धरातल पर हम कितनी चीजों को देख पा रहे हैं, ये किसका अहम पहलू होता है। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो आंकड़े अभी आए हैं या 14% जो घटी बेरोजगारी जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसके कई अहम पहलू हैं। उन पहलुओं पर यदि जाके समझने की कोशिश करेंगे, देखिए विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस उस पर सवाल उठा सकती है। उनको लगता है कि ये गणना किसने करी है, कहां से आंकड़े आए हैं, आंकड़ों की कालाबाजारी है या कुछ इस तरीके से वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कितने प्रयास किए हैं, कहां हम पहले थे, कितना डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में हुआ है, कितनी चीजों पर हम डाउन हुए हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि यदि बेरोजगारी घटी है तो फिर घटी है, लेकिन रोजगार कितना बढ़ा और अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी है। इसीलिए इस लाइन को जोड़कर आज इस चर्चा को रखा गया था। और कितना डेवलपमेंट आता है ये आने वाले समय में हम देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।